और आइए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। आक्रमण की समय की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के तनाव को दर्शाती हुई स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच में होने वाली है एक अहम बैठक। जी हां, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ज्यूरिख में मौजूद हैं, जो कि इस अहम बैठक का नेतृत्व करेंगे। वहीं गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। अब्बास अराक्ची भी स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख में मौजूद हैं और आज अमेरिका और ईरान में एक तरह से बातचीत शुरू होगी। 60 दिनों तक जो डील है, उन डील पर शर्तों पर एक तरह से बातचीत की जानी है, लेकिन आज की बैठक बेहद अहम है। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, जो कि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज तनाव से जुड़ी हुई आईआरजीसी ने रेडियो संदेश के जरिए आगाह किया है। जल मार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का संदेश है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का बड़ा हवाला दिया गया है। अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान अमेरिका जंग को लेकर इस समय का बड़ा खुलासा है। बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई। जंग के दौरान ट्रंप के घुटने टेकने की वजह सामने आई है। तो जंग के दौरान ट्रंप के घुटने टेकने की वजह सामने आई। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि अमेरिका और ईरान जब आमने सामने हुए तो अमेरिका बैकफुट पर नजर आया। अब बताया जा रहा है कि जंग से अमेरिका का हथियार का खजाना दरअसल खाली हो गया था। लगातार खाली होते खजाने से पेंटागन लगातार परेशान था। हथियारों की भारी किल्लत की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान थे और वो समझ गए कि उनके सामने और कुछ ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा। यही एक बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। आक्रमण की समय की बड़ी खबर जान लीजिए। लगातार जिस तरह से तनाव नजर आता है, उस तनाव से जुड़ी हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही बंद होने का आदेश आईआरजीसी ने दिया है रेडियो के जरिए। लेबनान में इजराइल की कार्रवाई का हवाला एक तरह से दिया गया। अमेरिका पर वादा खिलाफी का भी आरोप आईआरजीसी लगा रहा है। बड़ी खबर, सभी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर रहने के लिए कहा गया। This is the Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard North Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered do not approach the strait. लगातार ये जो पूरा जंग आगे बढ़ती हुई नजर आई। जब डील हुई तो सभी के जहन में ये सवाल कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए कि अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए। अब आपको बताते हैं अमेरिका के बैकस्टेप लेने की वजह क्या है। दरअसल बताया जाता है जंग में अमेरिका का खजाना खाली ही एक तरह से सिर्फ नहीं हो रहा था, बल्कि हथियार का खजाना भी एक तरह से खाली हो चुका है। इसीलिए ट्रंप डील को लेकर इतने ज्यादा उतावले थे। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ा। एक एक चीज जरा समझिए। देखिए, मिसाइलों के नाम की अगर मैं बात करूं, या अमेरिका की जो तरकश यानी कि बड़े हथियार जो खाली होते चले गए। बताया जा रहा है युद्ध के पहले का जो स्टॉक था वो 39 दिनों में दागी गई जो एक तरह से मिसाइलें थी, उन्हें भरने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और किस तरह से धीरे धीरे नुकसान होता चला गया। टॉमहॉक मिसाइल युद्ध से पहले स्टॉक था 3100 का, लेकिन 39 दिनों में 1000 से ज्यादा यानी एक तिहाई मिसाइलें खत्म कर दी गई। और बताया जा रहा है हालात ऐसे हैं कि 5 साल का जो वक्त है वो सालाना प्रोडक्शन 200 का है, तो 5 साल का वक्त एक तरह से उसको रीस्टॉक करने में लग जाएगा। इसके अलावा पैट्रियट इंटरसेप्टर की बात करें, युद्ध से पहले करीब 2500 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने 1060 से लेकर 1430 के लगभग खत्म कर दिया। आधे से ज्यादा अपना स्टॉक खत्म कर दिया। बताया जा रहा है इसकी वजह से सप्लाई चेन में संकट है। थार्ड इंटरसेप्टर की बात करें तो युद्ध के पहले करीब 400 थार्ड इंटरसेप्टर अमेरिका के खजाने में हुआ करते थे, लेकिन बताया जा रहा है करीब 190 से 290 का एक तरह से स्टॉक खत्म हो चुका है। आधे से ज्यादा का सफाया बल्कि नाम मात्र बचा है अब तो थार्ड इंटरसेप्टर, और यही वजह है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सालाना प्रोडक्शन मात्र 96 का हो सकता है, तो इससे भी काफी लंबा वक्त एक तरह से अमेरिका को लग जाएगा।
SM-3, SM-6 की बात करें तो युद्ध से पहले की स्टॉक में 400 की संख्या थी, तो युद्ध में ही 250 से ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। कम से कम 2 सालों का इस्तेमाल रीस्टॉक करने में लगेगा। इस वजह से अमेरिका की चिंता बढ़ चुकी है। और आइए चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका के साथ में बातचीत पर ईरान का बड़ा दावा है। बड़ी खबर क्या है? वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के साथ में बातचीत का पर ईरान बड़ा दावा ये कर रहा है कि स्विट्जरलैंड की जो वार्ता है उससे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। ईरान कह रहा है कि ये जो वार्ता है वादों के उल्लंघन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया। अमेरिका ने जो वादे किए वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। अमेरिका समझौते का पालन नहीं कर रहा है। ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया और उसने कहा कि स्विट्जरलैंड में भी जो बैठक है वो भी बहुत ज्यादा उम्मीदों वाली नहीं है। यानी कि आप ये मान के चलिए भले ही जो डील हुई वो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाती। डील को भले ही इजराइल मान्यता नहीं दे रहा, लेकिन जंग का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। अमेरिका और ईरान जंग में, अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर हो ईरान, सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। अब किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, आइए वो भी आपको बता देते हैं। जंग से आखिर किसने क्या खोया वो जान लीजिए। सबसे पहले अगर मैं ईरान की बात करूं तो सुप्रीम लीडर समेत अपने 40 टॉप कमांडर्स की मौत एक तरह से हुई है ईरान में, तो अपने इन तमाम लोगों को खोया है। लेकिन पाया क्या? 47 सालों का वैश्विक वनवास खत्म हो गया। बड़े स्तर पर जो एक छवि थी वैश्विक स्तर पर, वो छवि धराशायी ईरान की तरफ से कर दी गई। अब ईरान ने 3 परमाणु साइटें जो हैं इस पूरे युद्ध में, इस पूरे युद्ध के माहौल में वो खोई हैं, वो प्रभावित हुई। लेकिन पाया क्या? लगभग रोज 15 लाख बैरल तेल बेच पाएगा ईरान। इस पूरे युद्ध के बाद में ईरान ने 5 मिसाइल सेंटर खोए हैं, तो करीब 28 लाख करोड़ रुपए भी पा लिए हैं। 28 लाख करोड़ की एक बड़ी राशि ईरान को मिलने जा रही है। 2900 लोग खोए, जिनमें 254 बच्चे शामिल थे। लेकिन हालांकि इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जरूर एक तरह से नजर आई। यानी कि इन लोगों का बलिदान देश की अर्थव्यवस्था या फिर एक छवि सुधारने के तौर पर लोग जरूर देख रहे हैं। लेकिन ईरान के अलावा अब अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने क्या खोया, क्या पाया, समझिए। मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर बड़े सवाल उठे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती पर बड़े एक्शन इजराइल कर पाया, ये एक उसे थोड़ी राहत हुई। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से वो रोक नहीं पाया, ये उसके मन का मलाल जो शायद अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन क्या कुछ पाया है? ईरानी समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता इजराइल ने कहीं ना कहीं पाई जरूर है। इसके अलावा 60 लोग इजराइल के मारे गए, तो क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती एक तरह से इजराइल की मिली। इसके अलावा दावा यह किया जाता है 28,000 रुपए की जो संपत्ति है वो इजराइल की तबाह हुई है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती मिली है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर, लेकिन क्या उसने भी कुछ खोया? आपको जवाब देती हूं। 16 अमेरिकी सैनिक अमेरिका ने अपने इस युद्ध में खोए, लेकिन पाया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में बड़ी सफलता मिली, ये अमेरिका दावा करता है। इसके अलावा 2 फाइटर जेट अमेरिका गवा चुका है। पाया क्या है? ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने पर एक तरह से राजी कर लिया, जो अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के 6 बेस पर बड़े हमले हुए, लेकिन पानी की अगर बात करें तो समझौते के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों पर अब बड़ी मॉनिटरिंग, बड़ी निगरानी अमेरिका कर पाएगा। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 10 लाख करोड़ की मिसाइलें और ड्रोन अभी तक नष्ट हो चुकी है। अमेरिका की समझौते के तहत ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर निगरानी करने से ही एक तरह से संतुष्ट हो रहा है अमेरिका। लेकिन अब अगर खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश के 6 देश ऐसे हैं जिनका 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन खाड़ी देश अब सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहेंगे, खासतौर से अमेरिका पर, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई इस युद्ध के बाद में। खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ऑयल सेक्टर, ये सब कुछ प्रभावित हुआ इस युद्ध में। अब उसका फायदा क्या हुआ खाड़ी देश का? अमेरिका से खाड़ी देशों का विश्वास उठ चुका है। वो जानते हैं कि अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, अमेरिका कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। डिसैलिनेशन यानी समंदर का जो जल शोधन है उसके प्लांट बुरी तरह से इस युद्ध में प्रभावित हुए, लेकिन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की भूमिका एक तरह से मजबूती के साथ में मिल गई है। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर इस युद्ध के साथ में रहा।
खाड़ी देशों के लिए अगर बात करें तो शांति और निवेश का माहौल जरूर बिगड़ गया, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को अब कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। खाड़ी देश इस बात को लेकर संतुष्ट जरूर नजर आते हैं कि अभी तक वो अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन अब अमेरिका से भरोसा उठ चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जिस तरह से अभी भी तनाव इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच में है। गाजा मलबे में थे, लेबनान में बारूद और यमन सुलग रहा है। नेतन्याहू का दावा है कि दुश्मनों का खात्मा करके ही हम दम लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में जीत है या चौतरफा घिरे नेतन्याहू का खौफ? असली डर इन प्रॉक्सीज का है या फिर इनके आका ईरान का? या फिर कहानी में ट्विस्ट ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने ये महाजंग का दांव खेला जो खत्म वो करना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या इस महाविनाश के पीछे ग्रेटर इजराइल का वो सीक्रेट मिशन है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? हमास का गाजा, हिजबुल्लाह का लेबनान और हूतियों का यमन। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ ने मिडल ईस्ट में बारूद का ऐसा त्रिशूल एक्टिव किया है जिसने पूरे खित्ते को दहला कर रख दिया। नेतन्याहू इसे ऑपरेशन प्रॉक्सी कह रहे हैं, एक ऐसा मिशन जिसके तहत ईरान के पाले हुए हर उस लड़ाके को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई गई जो इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखता है। गाजा में शिनवार के खात्मे के बाद भी हमास की गुरिल्ला जंग जारी है। लेबनान में नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह के रॉकेट तेल अवीव की छाती पर आकर फट रहे हैं और उधर यमन से हूती लड़ाके समंदर के रास्ते इजराइल की आर्थिक कमर तोड़ने पर आमादा है। नेतन्याहू दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन युद्ध के जानकारों की माने तो इजराइल इस समय बारूद के उस दलदल में धंस चुका है जहां दुश्मन अदृश्य है और जंग का कोई अंत नजर नहीं आता। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं, दिमाग से भी लड़ी जाती है। इस वक्त नेतन्याहू के इस महायुद्ध के पीछे 4 ऐसी थ्योरी है जिन्हें समझे बिना आप मिडल ईस्ट के इस तमाशे को नहीं समझ सकते। आइए आपको समझाते हैं कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है।
المسار هاتين في الأواني. तो पहली थ्योरी ये है कि प्रॉक्सी का खौफ मतलब क्या? नेतन्याहू जानते हैं कि हमास हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए वो डर के मारे बार बार उन पर बम बरसा रहे हैं। दूसरी थ्योरी है ईरान का डर। क्या असली खौफ ईरान की उस बैलिस्टिक मिसाइलों का है जो किसी भी रात तेल अवीव को शमशान बना सकती है? और तीसरी थ्योरी है कुर्सी बचाने का खेल। इजराइल के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ बगावत है, बंधकों के परिवार सड़कों पर है। क्या घर में घिरने के बाद अपनी जेल यात्रा टालने के लिए नेतन्याहू जंग को खींच रहे हैं? तो वही चौथी थ्योरी है ग्रेटर इजराइल का मिशन। क्या बाइबिल के दौर के ग्रेटर इजराइल यानी नदी से समंदर तक के नक्शे को हकीकत में बदलने का खेल चल रहा है? तस्वीर का एक रुख वो भी है जो मोर्चे पर दिखता है और दूसरा रुख वो है जो इजराइल की सड़कों पर जल रहा है। नेतन्याहू इस वक्त इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ खुलेआम कह रहे हैं कि जिस दिन जंग रुकेगी उसी दिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। यानी जंग से बचना नेतन्याहू के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि जंग ही उनकी राजनीतिक संजीवनी है। लेकिन इस जंग के पीछे एक और गहरा, खतरनाक और एजेंडा आधारित सच छिपा है। नाम है ग्रेटर इजराइल। नेतन्याहू की सरकार में शामिल कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि गाजा और वेस्ट बैंक पर हमेशा के लिए इजराइल का कब्जा होना ही चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को मिटाने के बहाने असल में जमीन कब्जाने का वो खेल चल रहा है जिसका सपना इजराइल के कट्टरपंथियों ने दशकों से देखा था। क्या नेतन्याहू इतिहास में अपना नाम उस मसीहा के रूप में दर्ज कराना चाहते हैं जिसने इजराइल की सरहदों को फैला दिया? तो मतलब ये है कि नेतन्याहू का ऑपरेशन प्रॉक्सी सिर्फ सरहद की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये उनकी सियासी उत्तरजीविता, अपनी ही जनता के गुस्से से बचने का ढाल और शायद एक खतरनाक विस्तारवादी सोच का मिश्रण है। लेकिन नेतन्याहू ये भूल गए हैं कि आग से खेलकर कोई भी घर महफूज नहीं रह सकता। हमास, हिजबुल्लाह और हूती को दबाते दबाते अगर ईरान का सब्र टूट गया तो मिडिल ईस्ट की चिंगारी पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लेगी। तब ना कोई मिशन बचेगा और ना ही कोई कुर्सी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।